Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 51 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper in graduation courses in IGNOU. The exam pattern for this subject is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking that exam. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 51. Which of the following is a species of grass categorized as a critical species among the threatened list of flora and fauna? So flora is plants, fauna is animal. तो इनमें से कौन सी स्पीशीज ग्रास की, तो यहाँ पे दे हैव स्पेशली मेंशन्ड ग्रास, उसको क्रिटिकल स्पीशीज बोला गया है. ठीक है. थ्रेटेंड स्पीशीज, द थ्रेटेंड जो लिस्ट है, थ्रेटेंड मतलब द स्पीशीज विच हैव थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन. ठीक है. सो थ्रेटेंड स्पीशीज को फर्दर उनकी कैटेगरीज हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल. ठीक है. सो थ्रेटेंड तो जिनको थ्रेट है फ्रॉम ह्यूमन. सो कौन सी स्पीशी को क्रिटिकल बोला गया है, स्पेशली ग्रास की. ठीक है. फ्रॉम द थ्रेटेंड लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना. ऑप्शंस आर ए ऑप्शन मधुका insignis, this is a tree, this is not a grass. Second option Tamarindus indica, Imlica pade, this is also a tree. C option Haberdia heptaneuron, this is grass. D option Magnifera indica, this is also a tree, mango tree. ठीक है. सो हमें बताना है कौन सा ग्रास जो है वो क्रिटिकल स्पीशी है. सो आंसर इज सी, Haberdia heptaneuron, because others three are the trees and only C option is the grass. ठीक है. So C option Haberdia heptaneuron is a critical species among the threatened list of flora and fauna. So one more thing, although ये हम लोग previous session में session 50 में हम लोग कर चुके हैं. थ्रेटन लिस्ट जो है वो कौन देता है? IUCN. सो IUCN अपडेट द एवरी ईयर द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड फ्लोरा एंड फॉना. क्लियर. सो IUCN देता है आपका थ्रेटन लिस्ट. सो यू कैन गो बैक टू द सेशन 50 फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन IUCN, कैसे वो थ्रेटन लिस्ट को बनाता है. लाइक देयर आर 5 क्वांटिटेटिव जो क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे जो स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है. सो यू कैन गो बैक टू द सेशन 50 फॉर द मोर इंफॉर्मेशन. So next question is, forests and wastelands belonging to private individuals and governments are known as. So ऐसे forest या ऐसे wasteland जो कि private individuals या governments के हैं, दोनों के हैं, both private individuals and government दोनों के हैं. ठीक है. So उसको हम लोग क्या कहते हैं? Options are sacred groves. So ये काफी बार हम लोग ये वाला जो sacred grove को हम लोग काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं. Again, you can go back to the session 10. इसके ज़्यादा information के लिए about the sacred grove. But sacred groves are the patches of the trees जहाँ पे ऐसे trees को protect किया जाता है by the local communities जिनके ऊपर कोई religious belief हो, कोई traditional belief हो या cultural value हो. ठीक है. So those are the sacred groves. Reserved forest. So देखो फिर sacred groves लोकल कम्युनिटीज इसको, लोकल पीपल इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट है ये फॉरेस्ट का ही पैच. रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. सो रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर द रिजर्व्ड. ठीक है. जिसमें मैनमेड जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, आर रिस्ट्रिक्टेड. सो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में यू कैन नॉट गो फॉर हंटिंग. सो मतलब वो रिजर्व है जहां पे हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं. सो रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पे देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज एंड द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट कैन बी टेकन बाय दोज लोकल कम्युनिटीज हु आर टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट. अनक्लास्ड फॉरेस्ट. सो अगर कोई फॉरेस्ट या वेस्टलैंड ऐसा है जिसके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट दोनों का राइट है, ठीक है, उनको बिलोंग करता है, सो दोज आर कॉल्ड द अनक्लास्ड फॉरेस्ट. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट है, द गैंजेटिक डॉल्फिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फौना. सो गैंजेटिक जो डॉल्फिन है वो क्या है? गंगा में जो डॉल्फिन है क्या वो एंडेंजर्ड है? ठीक है. क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो रेयर है, या वो एक्सटिंक्ट है? सो एक्सटिंक्ट इज द लास्ट है. उससे पीछे आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उससे पहले आता है एंडेंजर्ड एंड उससे पहले आता है वल्नरेबल.
और ये सारी किसकी कैटेगरीज हैं, थ्रेटन्ड लिस्ट में आती है, ठीक है। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज दोज आर ऑन वर्ज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर दोज who are on verge of extinction. Vulnerable, those species which are on verge of extinction, endangered. Rare species are the uncommon species. Extinct species, those who are no more there on earth. Clear? So जो Gangetic dolphin है, those are under the endangered species. Those are in the list of endangered species. Clear? So answer is A. So some of the questions, you have to remember the options. और ऐसा नहीं है कि आज मैंने अगर आपको इसको एंडेंजर डाला है तो कल भी इट विल बी इन एंडेंजर्ड लिस्ट ओनली, कल को इट कैन बी इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑल्सो। अगर हमने उसको मैनेज नहीं किया, कंजर्व नहीं किया, इट कैन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑल्सो। सो यू हैव टू सी these kind of questions, you have to see with time, they are updated regularly. हो सकता है जो स्पीशी आज मैं वल्नरेबल बोल रही हूँ कल को वो एंडेंजर्ड लिस्ट में चली जाए, ठीक है। सो दैट दोज क्वेश्चन यू हैव टू चेक, रेगुलरली उनका जो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लेटेस्ट अभी क्या है, ठीक है। सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब देखो ये जो पहले भी हमने कई बार बात करी है कि एनवायरमेंट साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको कंपैरिजन बेसिस पे ऑप्शंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको सब लगेगा कि यार ये भी आंसर है, सो दैट यू हैव टू सी कि अगर तुम्हारे पास ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी ऑप्शन में नहीं है, देन व्हाट यू गो फॉर, है ना, यू हैव टू टिक वन ऑप्शन। सो कौन सी स्टेटमेंट वैलिड रीजन नहीं है जो कि आपके फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट कर रही है, ठीक है, किया है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, तुमने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करा, कैसे एक्सपैंड करा, ऑन वर्ज ऑफ द, ऑन कॉस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रीज को काटा एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, यू कट द ट्रीज और वहां पे आपने क्या करा, कल्टीवेशन करा, सो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करा। तो डेफिनेटली ये आपके फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट कर रहा है क्योंकि तुमने डिफॉरेस्टेशन करा फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स, सो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, डैम्स बनाना भी हो सकता है, वो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है, वो आपका बड़े ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सो लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्यों है, वो इन ऑर्डर टू कंपनसेट द पॉपुलेशन। और वो प्रोजेक्ट्स कैसे तुम डेवलप करोगे, बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, एंड व्हेन यू क्लियर द फॉरेस्ट अगेन इट विल अफेक्ट द डिप्लीट द फ्लोरा एंड फौना। तो ये भी आपका वैलिड रीजन है डिप्लीशन होने का फ्लोरा एंड फौना का, क्योंकि तुमने डेवलपमेंट करी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की। देन ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है। सो अगर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, डी को डिस्कस करते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के लिए अगेन यू आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। अब ये ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, अर्बनाइजेशन करोगे, तुम एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करोगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तुम बड़े बड़े लेके आओगे, इन सबके लिए लार्ज स्केल पे आप डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो जिसके कारण फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहे हैं। अगर मैं इन सबके साथ ग्रेजिंग को कंपेयर करूं तो उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है। सो ग्रेजिंग एनिमल कहाँ कहाँ जाके ग्रेजिंग कर लेता, ठीक है, या उनके पास्चर्स भी तो तुमने बनाए होंगे जहां पे जाके वो ग्रेजिंग करता है, ठीक है। फ्यूल वुड कलेक्शन, तो मैं यहाँ पे कहूंगी अगर मुझे तीनों में से, चारों में से कौन सा टिक करना, आई गो फॉर सी, क्योंकि फ्यूल वुड कलेक्शन को, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वैसे तो फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए व्हाट विल यू डू, यू विल क्लियर द फॉरेस्ट, बट यहाँ पे मैं कहूंगी कलेक्शन वर्ड है, यहाँ पे ये नहीं है कि फ्यूल वुड तुमने डिफॉरेस्टेशन करी फिर तुमने फ्यूल वुड को कलेक्ट करा, है ना। सो फ्यूल वुड कलेक्शन है, उठाया है तुमने, उसको काटा नहीं है। सो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ खास रीजन नहीं था कि हमने फ्यूल वुड कलेक्शन को क्यों इग्नोर करा, बट यस जो अदर 3 ऑप्शंस थी ना उनके मेजर, उनके ज्यादा इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कंपैरिजन टू द ग्रेजिंग वर्ड, ठीक है। सो ग्रेजिंग वाला सी ऑप्शन जो है that is the right answer, at least for the options available in this particular question. So I could have changed the option according to मेरी easy understanding के लिए, आपके easy understanding के लिए I could have changed the options, but I did not because everywhere you will find ये वाला question ऐसे ही आपको options मिलेगी. So I had to explain
कि आप लोग कैसे ऑप्शन सी पे जाओगे, ठीक है। सो आंसर इसका हम लोग लेंगे grazing and fuelwood collection. Last question है, in which of the following years was Indian Wildlife Protection Act was implemented? So let me see, there was we have already, yes, in session 46. You can go back to the session 46. We have discussed this Indian Wildlife Protection Act. बेसिकली उसमें हमने ना स्केड्यूल्स डिस्कस करे हैं कि इसके कौन से 6 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। सो वो आप एक बार चेक कर लेना, आपको गो बैक टू सेशन 46। बट अभी के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फौना, है ना। सो एनिमल, प्लांट, बर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे पास क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1972. This you have to remember as it is, ठीक है। For more information about Indian Wildlife Protection Act, you can go back to the session 46. Clear? So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are also giving value-added notes to our learners. We are helping you for your exam through Exampedia. We are also helping you in completing and submitting the assignments. A continuous support from the mentors of IGNOU Dost will be there. They will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development also. You can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.